तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। ठीक है, पुरानी बुक में ये है चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आती है। ठीक है, तो जो फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचती है उसी फोर्स को क्या कहा गया है? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोला गया है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो क्या करती है? वो एक तरह की अट्रैक्शन फोर्स होती है। तुम्हें पता है फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स और एक होता है रिपल्शन फोर्स। क्या होता है? एक अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन। एक जो पास खींचता है और एक जो दूर भेजता है। मैग्नेट्स देखे होंगे ना, जब मैग्नेट में जब नॉर्थ और साउथ को साथ में लाया जाता है तो क्या करते हैं? वो पास खींचता है, और जब साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ को पास ले आया तो क्या करते हैं? वो ढकेलता है। दूर क्या करता है? ढकेलता है। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है या जो हमारा ग्रेविटेशन है वो कैसा फोर्स है? वो एक अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है? वो अट्रैक्शन फोर्स है। तो इस चैप्टर में हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लिखिए, टॉपिक्स लिखिए जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन ही। ठीक है, सबसे पहला क्या टॉपिक है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हिंदी में बोलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। तीसरा जो हमें इसमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है किसके बारे में? वो पढ़ना है फ्री फॉल, या तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या स्मॉल जी। क्या होता है वो? स्मॉल जी। ठीक है, और कैप्लर्स थ्योरी भी है इसमें, आई थिंक है। नहीं, कैप्लर्स थ्योरी हट गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में और फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल नेक्स्ट टॉपिक, इसमें टॉपिक है फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल को हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हाँ, मुक्त पतन। मुक्त पतन। क्या बोला है इसको? मुक्त पतन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस को सेटिस्फाई करने वाला। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी भी बोला जाता है। ठीक है, त्वरण के वजह से गुरुत्वाकर्षण, त्वरण की वजह से गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और फिर हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी ना उसको भी चेंज करना सीखेंगे किसमें? ग्रेविटेशन में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, जो ऊपर से मुक्त पतन होती है, जिन बॉडीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो उनके ऊपर कौन कौन सी इक्वेशन अप्लाई होती है उसके बारे में भी इसके अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम किसका? वेट, वजन और मास का, द्रव्यमान का। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों क्या होते हैं इसके बारे में पता करेंगे, कौन सा चेंज होता है कौन सा चेंज नहीं होता इस बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेंगे हमारे इसमें वो है थ्रस्ट प्रेशर। पढ़ा था 8th क्लास में, टॉपिक ही था पढ़ा है ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर हिंदी में इनको बोला गया है, क्या बोला गया है, दाब। प्रणोद तथा दबाव, वो अभी है वो था, प्रणोद और दाब, ठीक है। 8वां टॉपिक जो है इसमें है वो है बियोंसी। क्या है, प्रेशर इन, हाँ वो फ्लूइड वाला ही है, प्रेशर इन फ्लूइड, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे बियोंसी, ठीक है। बियोंसी पढ़ेंगे, टॉपिक बियोंसी है, ठीक है। क्या है, बियोंसी, BY है, BUOYANC, बियोंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कोई बात नहीं, वो बड़ा वो उसी के अंदर आता है, उत्प्लावकता, ठीक है, उत्प्लावकता। और लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और बस नहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी हट चुका है। लास्ट टॉपिक है इस बुक का वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हिंदी में। लास्ट टॉपिक ये है, उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक है पुरानी बुक में उसको कट कर लो, ठीक है, क्योंकि वो हट चुका है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। तो बस ये 9 टॉपिक हमें पढ़ना है, अगर कोई टॉपिक बच जाएगा तो उसको हम मिसलेनियस में डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, फटाफट लिख लो। तो ये 9 टॉपिक हमें कवर करने हैं। अगर तुम शांत रहे, ठीक है, ज़्यादा बकर बकर नहीं करी तो हम जल्दी कर लेंगे, अगर ज़्यादा बकर बकर करी तो लग जाएगा टाइम, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं ये। चलो मिटा लो फिर। सबसे पहला टॉपिक आ जाओ, क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो पहले तो कुछ हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाँ उस रूम से देख ले एक चेयर मिल जाए, या एक काम कर, हाँ उधर बैठ जा, वो 4 बैठे हैं, थोड़ा उधर हो जाओ। स्टार्ट करें। हाँ, तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर ग्रेविटेशन अप्लाई होती है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आ जाएगा, है ना। अगर हम खुद भी ऊपर की तरफ जंप करेंगे तो हम भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। या जो बाकी चीज़ें, जब कोई फल है वो जब पेड़ पे लगा होता है वो टूट के नीचे ही गिरता है, ठीक है। या रेन ड्रॉप्स है वो भी नीचे ही गिरती है, ठीक है। और पानी जो है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये किस वजह से होती है, ग्रेविटेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम एक चीज़ बता सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। चाहे जब रेन ड्रॉप्स
आसमान से नीचे गिर रही हो या कोई फल ऊपर से नीचे गिर रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती है कि जो ग्रेविटेशन है वो किस तरीके का है, अट्रैक्शन का, किस तरीके से आकर्षित, क्या है, आकर्षण, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, ठीक है। लिखिए फिर। बोलो। The force with which earth pulls all the object, earth pulls का मतलब अट्रैक्ट, खींचना, ठीक है। earth pulls all the object towards it is called gravitational force. Gravitational force हिंदी में लिखिए। जिस बल से पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचे उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। इसे आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था या बताया गया था। आइजैक न्यूटन, इट इज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। अब देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, फॉर द फॉलिंग ऑफ द रेन टू द अर्थ एंड द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर। इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच कीप अस firmly ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या करता है, वो हम सबको धरती पे रखता है। हमारा जो वायुमंडल है उसको पृथ्वी के चारों ओर पकड़ के रखता है। साथ में जब बारिश होती है तो बारिश को भी क्या करता है, अपनी तरफ नीचे खींचता है। और जो नदियों का पानी है उसे भी क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो किसकी वजह से हो पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये एक तरह का आकर्षण बल होता है। क्या होता है, एक तरह का आकर्षण बल होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। बट ये हमें दिखता क्यों नहीं है, ये हमें नोटिस क्यों नहीं होता। नोटिस कब होगा, जब वो दोनों चीज़ें जो आपस में एक दूसरे को खींच रही है उनके बीच में कोई मास डिफरेंस या
वेट डिफरेंस होगा, ठीक है। और वो वेट डिफरेंस या मास डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ, सन और अर्थ, सन क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, और अर्थ भी क्या करता है, सन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब दोनों आपस में अपने आप को एक तरफ, मतलब दोनों आपस में खुद की तरफ खींचते हैं दोनों को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। और इसी खींचने की वजह से, इसी खींचने की वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करना, वो घूमना स्टार्ट कर देती है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है। तो जब दो बॉडी एक दूसरे पर सेम ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, ठीक है, तो क्या करता है वो, उनका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किस में चेंज हो जाता है, उनके रोटेशन के, ठीक है, उनके रेवोल्यूशन पे, ठीक है, उनके घूमने के उस पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स विद टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि हर चीज़ आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, और जब वो आपस में एक दूसरे को खींचती है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अर्थ भी जब अपनी तरफ, जैसे इस मार्कर को मैं फेंकता हूँ तो नीचे गिरेगा, हाँ, तो जब अर्थ जो, ये जो मार्कर है नीचे गिर रहा है, तो अर्थ क्या कर रहा है, इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है ना। तो इस मार्कर और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन every object in the universe, every object in the universe, every object in the universe attract every other object, every other object with a certain force, with a certain force, with a certain force. Full stop. Next line. The force with which, the force with which two objects attract each other, the force with which two objects attract each other is called gravitational force, is called gravitational force. हिंदी में लिखिए, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर वस्तु, हर वस्तु बाकी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु बाकी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षित बल को, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षित बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है।
अब तो तुम यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो भैया इसका मतलब कि हम भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, बट ये तो दिखता तो नहीं है, हम तो एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं आते, नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो इस इफेक्ट को देखने के लिए जो मास चाहिए, जो मास डिफरेंस चाहिए, वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2-5 किलो का नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली वो मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सन का जो मास है वो अर्थ से मिलियन टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, लाखों गुना ज़्यादा है ना अर्थ से, तो उनके बीच में ये देखने को मिलता है। और जब उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है, किस फॉर्म में देखने को मिलता है? रेवोल्यूशन के फॉर्म में, है ना। और वैसे एग्जांपल ले तो अर्थ और हमारा मून, जो मून है उसकी खुद की भी ग्रेविटी है और अर्थ है उसकी भी ग्रेविटी है, और दोनों की ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, और जब दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे तो उस वजह से क्या होगा? क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा। क्या होगा? रेवोल्यूशन। मतलब वो क्या करेंगे? घूमेगा। क्या करेगा? वो मून उसके चारों ओर घूमेगा, ठीक है। क्या करेगा? घूमेगा। बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को देखने के लिए जो मास डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आई बात समझ में? जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसके बाद अब मेरे को तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है जो बुक में है नहीं, मतलब छोटा सा रेफरेंस दे रखा है उसका, बट समझ लो बाद में काम आएगा। जो फोर्स है, ठीक है, 2 तरह का फोर्स होता है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, बैलेंस अनबैलेंस होता है। उससे अलग हटके 2 तरह का होता है। एक जो होता है सेंटर की तरफ और एक होता है जो सेंटर से दूर, ठीक है। एक फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है और एक फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। जो बल होता है वो 2 तरह का होता है। एक को बोला जाता है सेंट्रीपिटल और एक को बोलता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी बता रहा हूं। सेंट्रीपिटल को तो बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोला जाता है उसको? अभिकेंद्र बल। और सेंट्रीफ्यूगल को बोला जाएगा बाह्य केंद्र बल। बाह्य केंद्र बल। एग्जैक्टली ये तो नहीं बोलते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें क्या बोलते हैं, पर उन दिन में सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल को बोला जाता है, 1 मिनट, ऐसा लिखो, ये होता है तुम्हारा अपकेंद्री। क्या बोलते हैं इसको? अपकेंद्री। अपकेंद्री बोल लो या इसको बोल दो केंद्र त्यागी। केंद्र त्यागी। भाई ये एन है, सबको लग रहा है ना? हाँ, तो समझते हैं क्या होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? जो फोर्स लगता है वो लगता है सेंटर की तरफ। क्या लगता है? सेंटर की तरफ। जब हम मान लो एक धागे से जब मैं एक पत्थर बांध के ऐसे घुमाता हूँ तो मेन फोर्स कहाँ से लग रहा है? उस पत्थर का
इसकी तरफ लग रहा है, तो किस तरह का फोर्स हुआ, सेंट्रीपिटल, ठीक है। बट जब हम झूले में घूमते हैं ऐसे वाला, है ना, जो घूमने वाला झूला होता है ना एक, ठीक है, वैसा क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, जो बाहर जा रहा है, ठीक है, जो फोर्स क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल का मतलब जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक क्या हो रहा है, एक फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल, और जो एक फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों फोर्स सर्कुलर ही होंगे, दोनों फोर्स कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे। बट एक क्या होगा, सेंटर से दूर जाएगा और एक सेंटर के पास आएगा। बात समझ में आ गई। ये वाला क्या आएगा, सेंटर के पास, और ये वाला सेंटर से दूर। तो लिखोगे टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, और अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, केंद्र के पास और केंद्र से दूर। लिख लोगे ये वाला, ये क्या है, केंद्र के पास और केंद्र से दूर, ठीक है। तो जब हम सर्कुलर मोशन में जो हमारा फोर्स है, जब वो अंदर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीपिटल होगा, और जब सर्कुलर में हमारा जब फोर्स है बाहर की तरफ लगेगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारा अर्थ है वो मून से बड़ा है ना, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मून है वो सन में आके, जो मून है वो अर्थ में आके गिर जाए। जो अर्थ है वो मून से बड़ा है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो मून से ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मून है वो अर्थ पे आके गिर जाए। क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ कैसे रहा है, उनके अलग अलग गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अर्थ क्या करेगा, मून को अपनी तरफ खींचेगा, और मून क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये खींचातानी होगी इसी चक्कर में क्या हो जाएगा, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, और इस चक्कर में जो मून है वो क्या करेगा, अर्थ के चक्कर काटने लगेगा। और तुम्हें पता है मून की वजह से अर्थ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल, ज्वार भाटा, टाइड्स, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, ये कॉज होते हैं ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल पुल। जो चांद होता है, चांद की जो ग्रेविटी होती है उनकी वजह से हमारे अर्थ पे जो समुद्र होते हैं उनमें लो टाइड और हाई टाइड, ज्वार और भाटा ये आता है। ज्वार मतलब हाई टाइड, भाटा मतलब लो टाइड। आई बात समझ में। तो ये किसकी वजह से होता है, मून की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मून की वजह से होता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। हाँ, चले नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्रेविटेशन क्लियर है। बेसिकली ग्रेविटेशन क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक तरह का आकर्षण बल। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मिटा दूं ये, हेडिंग डालिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण क्या, सार्वभौमिक होता है वो। हाँ, तो वही एक ही जैसा सार्वत्रिक बोल लो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक लिख लो, का सार्वत्रिक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का क्या, सार्वत्रिक नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखते हैं एक डेफिनेशन।
बोलो, लिखिए। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, पता है ना क्या होता है? हाँ, एवरी बॉडी अलग अलग, ठीक है, एवरीबॉडी नहीं है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other, attracts every other, attracts every other with a force, with a force, with a force, which is directly, which is directly, which is directly proportional to the, which is directly proportional to the product of their masses, product of their masses, product of their masses, product of their masses, and inversely proportional, and inversely proportional to the square, to the square of the distance between them, हिंदी में लिखिए। विश्व का प्रत्येक पिंड, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, को एक बल से आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, कॉमा, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग
ये वर्ड तो मैं जिंदगी में नहीं बोल पाऊंगा। क्या है वो? मेरी जीभ से निकलेगा ही नहीं वो। बेइज्जती क्या है भाई? नहीं आता तो नहीं आता। ट्राई करोगे क्या? बस हो गया, तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया बस। ये वर्ड फिर उसके आगे होता है। मतलब समझा दूंगा, बोल नहीं पा रहा बस। हाँ क्या? इसके बाद होता है, के बाद नहीं, मतलब इस वर्ड के बाद लिखना है होता है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें? हाँ तो देखो भाई, हाँ बस ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है वो है a। क्या है? a, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पे बोला जा रहा है कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इन दो पिंडों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्या? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर, गुणनफल के समान लिखो, चलो ठीक है। पहली इक्वेशन ये बनेगी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू में M। ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन? क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये होगा, क्या होगा? ये होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक चीज़ को बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, अगर मैं एक चीज़ को बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये किसके बराबर होगी? ये होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो इनके बीच की दूरी है उसका क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। और वो क्या है? F इज 1/a का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2। नोट करिए यहां तक। हाँ, तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? क्या बोल रहा था कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के, ठीक है, और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के। जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का, जो दूरी होगी उसके क्या होगा? वो शब्द होगा जो लिखा था, ठीक है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से ठीक है, क्या मिलेगा कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M इंटू में M अपॉन में A स्क्वायर के। और
जब कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल होती है और हम उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। और वो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कैपिटल जी, जी फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसी को क्या, ए स्क्वायर, मैंने ए लिया था, मैंने डिस्टेंस ए लिया था, तुमने अगर डी लिया तो डी स्क्वायर, ए लिया तो ए स्क्वायर। और यही क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भाई, क्लियर। हाँ, यहाँ पे जो जी है वो क्या है, जो जी है वो क्या है, यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में बोलेंगे इसको, कुछ तो बोलेंगे ही। बोल के बताता हूं। सर्वतारिक गुरुत्वीय स्थिरांक, क्या बोलेंगे इसको, सर्वत्रिक, सर्वात्रिक। ठीक है भाई, देखो ये देखो 10 बार तू खुद चेंज कर रहा है, मेरे को बोल रहा है। हाँ, सार्वतारिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है भाई, स्थिरांक, स्थिरांक, स्त्रीरांक। ठीक है, स्त्रीरांक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लेट सपोज हमें यहां से जी निकालना हो, क्या निकालना हो, जी, क्या निकालना हो, जी। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं एक बार। सिंपल है ना, जी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इधर सारी जी के अलावा जो भी सारी चीजें उनको उधर ले जाएंगे। तो g इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ ए स्क्वायर अपॉन में m इंटू में m, यह रहेगा भाई। हाँ, जो भी है g के साथ उन सबको क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, और g का क्या है, इसके इक्वल आएगा। अब अगर g की कोई वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, मतलब g, अगर g का कोई फॉर्मूला है तो उसकी एक ऐसा यूनिट भी होगी, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसके ऐसा यूनिट होगी तुम्हारी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। ठीक है, जो g, ठीक है, यहां लिखते हैं स्टार मार्क, SI यूनिट ऑफ g इज, ठीक है, g का SI मात्रक जो है वो है न्यूटन। देखो न्यूटन, फिर ए क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है, मास इंटू मास, मतलब केजी इंटू केजी, तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। और नीचे अगर मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो क्या जाएगा, केजी की पावर -2। तो इस तरीके से इसका क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये क्या है इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक। आई बात समझ में। ये एक नंबर में तुमसे पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, एक और चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह सदिश राशि है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि
फोर्स है, और फोर्स क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, क्योंकि फोर्स में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो इसमें भी दोनों चीज़ें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। पता है ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो। और भाई g की एक वैल्यू भी होती है, जो g है उसकी एक वैल्यू भी होती है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करी है, वो वैल्यू भी लिख लीजिए आप। यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यू। g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये क्या है, g की वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करी है। क्या नहीं, बस इतना ही है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कोई डाउट किसी को? हाँ, समझ में आ गया पूरा? हाँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा अच्छे से याद करके आइएगा। हाँ, और एनसीईआरटी को कृपया करके पेज नंबर 100 से लेके पेज नंबर 102 के 9.1 एग्जाम्पल तक करके आना, ठीक है। पुरानी बुक में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वहाँ तक पूरा वो टॉपिक भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक एनसीईआरटी से पूरी तरीके से करके आना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।